स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रिसेंटली नेपाल के अंदर अब तक का सबसे डिजास्टर्स एयर क्रैश हमें देखने मिला है। यह नेपाल के पोखरा के अंदर आपको देखने मिला है। अब इसमें आपको एक बहुत बड़ा इशू देखने मिलेगा। नेपाल जो वैसे तो बहुत ही सुंदर देश है, हिमालय की पर्वतों की पूरी श्रृंखला से घिरा हुआ है, बट उसके साथ साथ इसकी ऐसी टोपोग्राफी होने की वजह से वहां पर हवाई जहाज़ों का उड़ना, वहां पे फ्लाइट्स का उड़ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स होता है। और ऐसा ही एक डिजास्टर हमें अभी फिलहाल देखने मिला है। इस सेशन के माध्यम से हम इस बात को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि नेपाल के अंदर इतने सारे फ्लाइट क्रैशेस आखिरकार होते हैं तो क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, और अभी फिलहाल जो फ्लाइट क्रैश हुआ है इससे हमें आगे के लिए क्या सबक लेनी है। नेपाल के लिए भी, इंडिया के लिए भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसको हमें आने वाले समय में दूर करना है और अपने एयरवेज को सेफ बनाना है। जैसे जैसे हम फ्यूचर, जैसे जैसे भविष्य की ओर जाते जा रहे हैं, एयर ट्रैवल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और एयर ट्रैवल की फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ अगर हम सेफ्टी को नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम पायलट ट्रेनिंग को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं ऐसे एक्सीडेंट्स बार बार होते हुए देखेंगे। मेरा नाम है वसु कटारा। इस सेशन में हम इस रीजन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए उसको हम समझेंगे। तो अभी फिलहाल आपको देखने मिलेगा नेपाल के अंदर एक बहुत भीषण एक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा सीवियर डिजास्टर देखने मिला, और उस फ्लाइट पे 70 के आसपास लोग थे, उनकी डेथ हो गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एरोडायनामिक स्टॉल, मतलब हवा में जो हवाई जहाज था वो टिल्ट होने लगा, और टिल्ट होने की वजह से उसका रिदम, उसका बैलेंस खराब हो गया और अल्टीमेटली वो एक खाई में, गॉर्ज में जाके गिर गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पायलट ने स्पीड कम कर दी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पायलट की तरफ से एरर था, क्योंकि साफ आसमान था, मौसम खराब नहीं था, बिल्कुल ठीक था, वेदर भी बिल्कुल ठीक था, सर्दियां भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही हैं, और हवा जो जो आपकी वर्टिकल विंड्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ विंड्स, मतलब हवा का चलना भी बहुत तेज़ नहीं था, और टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था। 1946 के बाद आज तक, 1946 के बाद से अब तक लगभग 42 प्लेन क्रैशेस हुए हैं नेपाल में। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ने तो नेपाल से आने वाली कई सारी फ्लाइट्स को भी बैन कर रखा है। अलाउ तक नहीं किया जाता, अलाउ तक नहीं किया जा रहा है नेपाल से आने वाली फ्लाइट्स को। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेपाली एयरलाइंस के अंदर कुछ इश्यूज हैं। चाहे कई सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई हों अब नेपाल के एयरवेज के अंदर, बट वहाँ का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से बार बार ऐसे सेफ्टी कंसर्न हो रहे हैं। तो क्या एयर सेफ्टी रिस्क है, क्या प्रॉब्लम है, और ये रिकॉर्ड इतना खराब क्यों है कि कंसिस्टेंटली बार बार एक के बाद एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले समय भी, पिछली बार भी जब एक्सीडेंट हुआ था तो यही कंपनी जिसकी एयरलाइंस अभी क्रैश हुई है, जिसकी फ्लाइट अभी क्रैश हुई है, येती एयरलाइंस, उसी का हवाई जहाज क्रैश हुआ था। इस बार भी उसी का हवाई जहाज क्रैश हुआ है। तो नेपाल को बहुत सुंदर एक लैंडस्केप मिला है, बहुत सुंदर पहाड़ है, हिमालयन माउंटेन्स, एवरेस्ट देख लीजिए, अन्नपूर्णा देख लीजिए, मकालू, अलग अलग माउंटेन्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। बट जितना ये सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। इनकी टोपोग्राफी, इनकी जोग्राफिकल पोजीशन, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनकी वजह से आपको देखने मिलेगा यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंड करवाने के लिए बहुत मुश्किल आती है। अभी फिलहाल 1 महीने के करीब का समय लगेगा रीज़न आइडेंटिफाई करने का कि एक्चुअली क्यों ये क्रैश हुआ है। इसका जो रिकॉर्डर है, जिसकी जब पायलट जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो रिकॉर्ड हो रही होती है उनकी सारी आवाज़, सारे इंस्ट्रक्शंस, रिकॉर्डर से पता चलेगा क्या इशू हुआ था, क्या पायलट की या पायलट्स की दिक्कत थी, क्योंकि ऐसा हो रहा है नेपाल में, और नेपाल की एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है कि वहाँ के पायलट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है ऐसे छोटे हवाई जहाज चलाने के लिए। क्योंकि देखिए नेपाल के अंदर बड़े हवाई जहाज चलाएंगे तो कहाँ उड़ाएं, पहली बात तो प्रॉपर एयर स्ट्रिप नहीं है, छोटी एयर स्ट्रिप है पहाड़ी इलाकों के अंदर। यही तो चैलेंज आता है कि लंबी एयर स्ट्रिप, बड़ी
एयर स्ट्रिप जहाँ से हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं वो नहीं क्रिएट कर पाते, वो रनवे नहीं क्रिएट कर पाते। ये छोटे रनवे होने की वजह से एक चैलेंज क्रिएट होता है। दूसरा चैलेंज क्रिएट होता है कि अगर पायलट उस रनवे पर उड़ के और लैंड कराने में सफिशिएंट नहीं है, एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है, प्रॉपर स्किल्ड नहीं है, तो ऐसे चैलेंजेस, ऐसे रिस्क हमें देखने मिलते हैं। तो हमें इंश्योर करना है फ्यूचर के अंदर हम इन पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट गलतियों से सीखें और आने वाले टाइम में मिनिमाइज करें ऐसे डिजास्टर्स। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। किसी भी फ्लाइट में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है कि अगर एक हवाई जहाज उड़ा, कितनी हाइट पे था, क्रैश होने का रीज़न क्या था, क्या उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया, क्या उसका इंजन में कोई इशू आ गया, सारी जानकारी उससे मिल जाती है। तो अब ब्लैक बॉक्स आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो उसको लगभग महीने भर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। टाइम लगेगा कि ये क्रैश होने के पीछे का मेजर रीज़न क्या है। अब मैंने बताया येटी एयरलाइंस कंपनी है, उसका ATR 52-500 ये एयरक्राफ्ट था जो कि अभी 70 लोगों के साथ क्रैश हो गया है। ये काठमांडू से पोखरा इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ नेपाल, बहुत फेमस है, टूरिज्म पोटेंशियल है यहाँ पर। अन्नपूर्णा माउंटेन्स देखने मिलते हैं आपको, देखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्रैश हो गया। अब व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन, और नेपाल के अंदर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, आपको देखने मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में यहाँ पर उड़ पाना होता है। 1992 के बाद से अगर आज तक का आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो कई सारे एविएशन डिजास्टर हुए हैं, और 1992 से मतलब पिछले 30 साल में अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे खतरनाक डिजास्टर था। नेपाल देश कमिटी सेटअप करता है, इंक्वायरी करवाता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है, पर वहाँ की सरकार ऐसे इंसिडेंट्स को रोक नहीं पा रही है। और नुकसान किसका हो रहा है? पैसेंजर्स का। वहाँ की एयरलाइंस पर जो भी सिक्योरिटी रिस्क है उनको कंट्रोल करने का दबाव नहीं बना पा रही है वहाँ की अथॉरिटीज, जिसका नुकसान पैसेंजर्स को झेलना पड़ रहा है। तो हमें ऐसे चैलेंजेस सॉल्व होते हुए देखने इन फ्यूचर में वी हैव टू लाइक फाइंड सॉल्यूशंस टू सच प्रॉब्लम्स, अदरवाइज दिस विल कंटिन्यू ओवर एंड ओवर अगेन। तो मैंने बताया इनका तो पहाड़ी इलाका है नेपाल का, टोपोग्राफी ऐसी है। एक फैक्टर ये है, दुनिया के 14 में से 8 हाईएस्ट माउंटेन्स नेपाल के हिमालयन एरिया के अंदर है। माउंट एवरेस्ट का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने मिलेगा, राइट, ये बेस्ट एग्जांपल आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर उड़ पाना इसलिए भी मुश्किल होता है, मौसम आसानी से बदल जाता है, हवाएं, विंड्स बहुत तेजी से बहने लगती है, मौसम अचानक से चेंज होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन रहती है। और दूसरी बात, ये जो हवाई जहाज था जो क्रैश हुआ है, ये टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट था। मतलब ये एक बड़ा बोइंग या जैसे 737 और अलग अलग एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी तरह बड़ा 300-400 पैसेंजर्स को इतनी कैपेसिटी प्रोवाइड करने वाला एयरक्राफ्ट नहीं था। ये एक छोटा एयरक्राफ्ट था, टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट, जिसमें 50 to 80 पीपल आ पाते हैं, 50 से 80 लोग। टर्बो प्रॉप छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, और मैंने जैसे बताया रनवे भी बहुत छोटे होते हैं इन पहाड़ी इलाकों में, नेपाल में खासकर रनवे भी बहुत छोटे हैं। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ के एयरलाइनर्स को फेस करना पड़ता है। हालांकि वहाँ की एयरलाइन इंडस्ट्रीज के पास अलग अलग टाइप के जहाज़ है, बट ऐसे सेफ्टी हैजार्ड के साथ वो डील करने में असक्षम है, इनकेपेबल है, जब तक पायलट्स ही प्रॉपरली ट्रेंड ना हो, प्रॉपरली अवेयर ना हो कि कैसे फ्लाई करना है, और या तो फैटिग्ड हो, थके हुए हो। पायलट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली 15 साल तक ये आराम से चलते हैं, 15 ईयर सर्विस इनकी बहुत आराम से चलती है। ये हवाई जहाज जिसका क्रैश हुआ है ये भी 15 साल से उड़ रहा था, तो ये दिस इज वेरी नॉर्मल। ये टर्बो प्रॉप बेसिकली एयरबस फ्रांस की कंपनी है और लियोनार्डो इटली की कंपनी है, तो यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट था। तो एयरक्राफ्ट की क्वालिटी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मौसम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक्चुअली रीजन क्या था? ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। पायलट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, सडन चेंज ऑफ वेदर, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज का लालच भी, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स फिल कर लेती हैं, प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो नहीं करती, और सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो ना करने की वजह से उन लोगों की जान को खतरा होता है जो उड़ रहे हैं। अब कंपनीज, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को तो पैसा कमाना है, तो अब लगभग 1 महीना लगेगा जिससे हमें जानकारी मिल पाएगी कि एक्चुअल रीज़न था तो था क्या। अब नेपाली एयरलाइंस, येटी एयरलाइंस का मैंने पास्ट रिकॉर्ड बताया, पहले भी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं।
इस एयरक्राफ्ट के थ्रू, इस एयरलाइन के थ्रू पहले भी एक्सीडेंट्स हमें देखने मिल रहे हैं। कई सारी फ्लाइट्स पहले भी क्रैश हुई हैं। और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है कि अभी जो को पायलट थे उनके पार्टनर का पहले एक्सीडेंट हो चुका है, 16 साल पहले उनकी जान जा चुकी है ऐसे ही एक एयरलाइन क्रैश में। तो आप समझ पा रहे होंगे दैट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि नेपाल के अंदर जैसे जैसे एयर ट्रैवल कॉस्ट कम हुई है, अफोर्डेबल हो गया, पहले रोड से जाते थे लोग, अब हवाई जहाज से जाते हैं और पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। काठमांडू हो गया, पोखरा हो गया, ये तो फेमस टूरिस्ट साइट है, ये तो फेमस टूरिज्म प्लेसेस है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? टिकट सस्ती हुई, लोग ज्यादा एयरलाइन से ट्रैवल करने लगे, एयरपोर्ट्स पे कंजेशन और ट्रैफिक बढ़ गया। सस्ती फ्लाइट देने के चक्कर में एयरलाइन कंपनी सेफ्टी रिस्क जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। सस्ते से सस्ती फ्लाइट प्रोवाइड करने के चक्कर में वो जनता की जान के साथ खेल रहे हैं। प्रॉपर रिस्क जो बना हुआ है उससे रिलेटेड सेफ्टी रिकॉर्ड भी नहीं बना के रख रहे कि पहले अगर कुछ गलत हुआ है उससे सीखें। इनफैक्ट जो नेपाल की कैन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है नेपाल की, पहले भी कई सारे एक्सीडेंट्स हुए, पहले भी कई सारी जांचें हुई हैं, पर उनसे सबक नहीं लिया गया। ये तो एक वही बात हो गई कि यू आर आस्किंग पीपल टू फ्लाई इन कॉफिन्स, और ये तो बहुत गलत है। तो पास्ट रिकॉर्ड जो हैं, सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं, उनको भी बना के नहीं रख रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आज तक 350 लोगों की जान जा चुकी है ऐसे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स में 2000 के बाद से पिछले 22 ईयर्स में। तो तभी तो वहां की अथॉरिटीज कैसे रेगुलेट कर रही है एयर सेफ्टी को, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। इससे हमें सबक इंडिया को लेना है। इंडिया के अंदर हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज को इंश्योर करना है कि इनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखें। और हमारे भी तो हिमालयन एरियाज, माउंटेनस एरियाज हैं, भारत के जो हिमालयन स्टेट्स हैं, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, वहाँ पे हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है। आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर कई सारे फेमस लीडर्स, कई सारे फेमस पॉलिटिशियंस, आर्मी मैन हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट क्रैश में उनकी जान जा चुकी है। तो ख़राब मौसम में हमें पूरी तरह अवॉइड करना है फ्लाई करने के लिए। कंपनीज अपने टाइम, अपने शेड्यूल को बनाए रखने के लिए ख़राब मौसम में भी कई बारी टेक ऑफ और लैंड करवाती है। मौसम ख़राब है तब भी फ्लाइट को उड़ाएंगे, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल होगी, पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी को इस पर खास ध्यान देना है। ये 1998 में बनाई गई थी, बट स्टिल इट इज़ नॉट एबल टू इंश्योर एंड सेफगार्ड द एयर नेटवर्क ऑफ नेपाल। आज भी सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं। अब देखो, देयर इज डेफिनेटली स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब सुधार तो अभी किया जा सकता है। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। 1960 में बनाई गई, जो एक नेपाल के साथ जुड़ी गई ऑर्गेनाइजेशन थी। 1960 में नेपाल इसके साथ जुड़ा था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नेपाल 1960s में जुड़ा था, एक मेंबर बना था। अब ये कोई भी देश इसका मेंबर बनता है ना, तो उसको सिविल एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं। प्रॉपर रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, क्या नियम होने चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं एयर सेफ्टी की, उसके बारे में गाइड करते हैं। बट फिर भी नेपाल के अंदर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आज भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। हमें इंडिया में भी कई बारी देखने मिलता है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनसे कई बारी वेवर किया जाता है, भटक जाया जाता है। हमें इंश्योर करना है, वी हैव टू क्रिएट प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉर अस और उनको फॉलो करें रेगुलेटली। अगर रेगुलरली उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये रेगुलेटरी प्रोविजंस का कोई फायदा नहीं है, पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर नहीं हो पाएगी। आगे चलिए, आगे समझिए। अब नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री ने काफ़ी सुधार किया तो है, बट बिकॉज करप्शन है, बिकॉज सरकार एम्पैथेटिक नहीं है जनता के प्रति। ऐसा लग रहा है सरकार तो पब्लिक के इंटरेस्ट में ही नहीं है। पायलट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि बहुत ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, ओवर बर्डन कर दिया जाता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम हमें देखने मिल रही है। दैट इज़ द मेन रीज़न। उसके अलावा अब एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ये फ्यूचर एस्पेक्ट आपके लिए ज़रूरी है। आप ये समझिए ना कि यूरोपियन यूनियन तक ने मना कर दिया कि नेपाल से फ्लाइट्स नहीं आएंगी, बैन कर रखी है।
कि यूरोपियन यूनियन के एयर स्पेस में नेपाली फ्लाइट्स नहीं आएंगी। 2013 में उनको नेपाल के एयर रेगुलेशंस में कमियां दिखी, तब से बैन कर रखा है, और अब बैन आज तक यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी लिस्ट से नहीं हटाया है। तो इसीलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है नेपाल के लिए, वरना ये फिर से इंसिडेंट रिपीट हो जाएगा। प्रॉपर हर तरीके से पायलट ट्रेनिंग, सेफ्टी इक्विपमेंट को बढ़ावा देना, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या लोग उनके बारे में जागरूक हैं नहीं है, अवेयर हैं नहीं है, तभी एयर सेफ्टी नेपाल की सुधर पाएगी। यही फ्यूचर एस्पेक्ट है। तो बस फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि सुधार तो किया है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है, और इंडिया को इस नेपाल के एक्सपीरियंस से सीख कर हमारे देश के अंदर भी सेफ्टी इंश्योर करनी ज़रूरी है। अदरवाइज आम जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर कॉज कर सकता है। एयरलाइंस को और सेफ बनना है, तभी जो कस्टमर्स, जो लोग इनको यूज़ करते हैं, उनका ट्रस्ट बना रह सकता है इन एयरलाइंस में। शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। आप वसु लाइव कूपन कोड का यूज़ करिएगा, VASULIVE। अगर कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का, हमारा 2024 बैच 2 फाउंडेशन बैच, जहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाती है आपको, प्रॉपर प्रिपरेशन। मैं खुद इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आपको, इसमें आप जुड़ जाइए। 24,000 के करीब का कोर्स होगा, पर 18,999 जो बेस्ट प्राइस एडमिशन फीस है, इतने का आपको ये मिलेगा। 1,000 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और ये 2 साल तक सेव्ड रहेंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, उसके साथ साथ मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, जो कि खुद सिविल सर्विस एग्जाम दिए हैं, उनकी गलतियों से सीखिए कि उन्होंने क्यों सिविल सर्विस एग्जाम नहीं क्लियर किया। किसी ने इंटरव्यू दिया है, किसी ने मेंस लिखा है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, और एक बेटर एंड इन्फॉर्म्ड एस्पिरेंट के तौर पे आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। उसके साथ साथ हमारी लाइव क्लासेस तो होंगी। बेस्ट फैकल्टीज आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप बहुत सारे डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे देख सकते हैं, सारे फैकल्टीज़ के मेरे भी अवेलेबल हैं। फिर आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सिविल सर्विस एग्जाम में टाइम इज ऑफ द एसेंस। एक बार फैसला ले लिया, ठान लिया, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और 1 साल तक लगातार हमारे साथ प्रिपरेशन लाइव क्लासेस में करनी है, जो कि टोटली 2 ईयर्स के लिए सेव रहेंगी वीडियोस। तो ज़रूर जुड़िएगा। 20 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें जुड़िएगा, और वसू लाइव कूपन कोड यूज़ करिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके साथ साथ आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है वसु कटारा स्टडी IQ, और मेरी ईमेल आईडी है vasu.katara@studyiq.com। आप ज़रूर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल सर्विस एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमने सेशन किया था, तो आपको आई होप समझ आया हो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्यों इंश्योर करने ज़रूरी है। इस एग्जाम्पल को आप अलग अलग जगह अपने UPSC एग्जाम के अंदर, अलग अलग GS पेपर्स के अंदर, या ऐसे के अंदर कोट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, गुड बाय, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।